हेलो मित्रों, नमस्कार। देव एग्जाम स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज आइए, आज क्या है, सुपर टेट 2023 की जो तैयारी चल रही है। लगातार क्लासें आपकी आ रही हैं और यहाँ पर आपको फुल मॉडल पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। फुल मॉडल की पेपर की तैयारी इस तरह करवाई जाएगी, हर पार्ट को आपको चैप्टर वाइज करवाए जाएंगे। जैसे हिंदी का पार्ट हुआ, मैथ का हुआ, इंग्लिश का हुआ, तो जितने ये पार्ट हैं आपके सभी हम चैप्टर वाइज। अब हिंदी के, जैसे हिंदी एक पार्ट हुआ, इसका फर्स्ट है हमारा कौन सा आज का है, वर्ण विचार। तो एक चैप्टर मैंने आज ले लिया आपको वर्ण विचार। ऐसे आपको सारे चैप्टर हिंदी के करवा देंगे। इसी तरह सारे चैप्टर आपके इंग्लिश के हो जाएंगे, इसी तरह आपके सारे मैथ के हो जाएंगे। और जीके की करंट अफेयर रही है 2023 की, वो हम पूरी डिटेल में करवा देंगे। अच्छे से आप समझ लो, लेकिन क्लास को आप डेली देखोगे और स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा वॉच करोगे, पूरा देखना होगा आपको, तभी यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ये आप समझ जाएं, सुपर टेट में बहुत अच्छे, पहली बार में ही आप पास हो जाओगे बहुत अच्छे नंबरों से, ये आप समझ जाएं। तो ये हमारा देव एग्जाम स्टडी चैनल है, देव एग्जाम स्टडी चैनल है। इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ से आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी और डेली आपके पास आती रहेंगी। और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, है ना, तो यहाँ से आपको सारी क्लासें मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ण विचार, जो आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या है, वर्ण विचार है। तो वर्ण विचार क्या होते हैं, तो उसकी बात हम करते हैं। वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ये आपको पता है कि वर्णों के समूह या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। कभी भी एग्जाम में पूछ दिया जाए आपसे वर्णों की संख्या कितनी होती है, वर्णमाला कितने होते हैं, तो आपको बताना होगा टोटल जो कुल पूछे जाएं तो 52। और केवल संख्या पूछी गई है ना, तो समझ लो आप 52 हो गए। केवल वर्णमाला कितने होते हैं तो 49, 49। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को आप कि 52 होती है वर्णों की संख्या, वर्णमाला की संख्या कितनी होती है, 52। यहाँ तक आपको पता, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। बच्चे इसमें कन्फ्यूजन में हो जाते, कभी 48 दिया होता, 48 दे दिया जाता हो, 49 दे दिया जाता होता, 52 दे दिया जाता होगा। तो आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट नंबर पे आपको देखना होगा कि 52 अगर आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये क्या है, नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। हिंदी जो वर्णमाला है, इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। कितने, 2 भागों में। नंबर 1 क्या है, नंबर 1 है स्वर। क्या है ये, स्वर है। और नंबर 2 क्या है, ये व्यंजन है। 2 ही भाग हैं इसके, स्वर और व्यंजन। सभी लोग जानते हैं वर्णमाला स्वर और व्यंजनों में है, ठीक है। अब स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटी सी चीज़ लग रही है, लेकिन यही जाके आपके लिए बड़ी कठिनाई की बात आ जाती है। जब क्वेश्चन आ जाता है ना सामने, जब आप कन्फ्यूजन पड़ जाते हैं इसका ये होगा या इसका ये होगा, तब यही चीज़ यहाँ पर ये आप समझ लो, ये डिटेल वाली क्लास है, ना कि क्वेश्चन वाली है। तो इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना इसको। तो वर्णमाला को 2 भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1 है स्वर, नंबर 2 है व्यंजन, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में, क्योंकि वर्णमाला 2 होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, तो फर्स्ट नंबर पर स्वर। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख विवर आवाज गत से निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। मतलब ध्वनियों से स्वर धीरे, अच्छे, मतलब एकदम मतलब जो स्वरों में, जैसे आ ई, जैसे ऐसे स्वरों में लगातार ध्वनियों से जो शब्द निकल जाता है मुख से, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। अभी आपको समझ में आ जाएगा आगे। स्वर 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 होते हैं। ध्यान देंगे, वर्णमाला कितने प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन 2 होते हैं। और स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 प्रकार के हमारे स्वर होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, स्वर पूछेंगे, कौन कौन से 3 होते हैं। मूल स्वर, ये आप समझ जाएं, ये क्या है, मूल स्वर। एक तो मूल स्वर हो गए, वे स्वर जिनके उच्चारण में अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, अन्य स्वरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, मूल स्वर या ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। इनको किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसको नहीं पड़ती है, जैसे आप समझ लें कि जैसे
छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी। छोटा आ में किसी स्वर की सहायता पड़ती है? इसमें क्या छोटा आ और लगाओगे? नहीं। जबकि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं कि उसमें स्वरों की सहायता से ही व्यंजन वर्ण बोले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मूल स्वर वे होते हैं जिन्हें किसी अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो पूछ दिया जाए कभी भी कि ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं या मूल स्वर कौन से होते हैं, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और रीरी ये हमारे ह्रस्व स्वर हो गए, यानी मूल स्वर हो गए। सेकंड है हमारा कौन सा, यह है संधि स्वर। संधि स्वर के या संधि स्वर वे स्वर हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। क्या होता है इनमें, मतलब सहायता आपको लेनी पड़ेगी संधि स्वर के। संधि स्वर में क्या सहायता लेनी पड़ेगी, और जबकि मूल स्वर में जो ह्रस्व स्वर होते हैं उसमें सहायता नहीं लेनी पड़ती है। देखो नहीं लेनी पड़ती है, और यहाँ पर सहायता लेनी पड़ती है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। संधि स्वर कहलाते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। मूल स्वर ह्रस्व स्वर ही होते हैं, इनके कोई प्रकार नहीं होते हैं, जैसे छोटा छोटी ईरे हो गए। और संधि स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, संधि स्वर कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मूल स्वर क्या है, ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं, ये होते हैं, है ना, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, है ना। और संधि स्वर जिनके कितने कितने प्रकार होते हैं, ये होते हैं दो प्रकार इनके होते हैं। संधि स्वर में किसी स्वरों मतलब मूल स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। जो मूल स्वर होते हैं उनकी आवश्यकता लेनी पड़ती है। मूल स्वर कौन है, जो ऊपर वाले हैं, छोटा आ, छोटी ऊ और री, इनकी सहायता इनको लेनी पड़ेगी संधि वाले में। और जबकि मूल स्वर जो होते हैं उनमें किसी अन्य स्वरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम बार बार आपको यही बता रहे हैं, तो इस चीज़ को आप समझ जाएं। तो दो स्वर हैं, वो कौन कौन से हैं संधि स्वर, देखते हैं नेक्स्ट। तो संधि स्वर जो होते हैं वो दो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। दीर्घ स्वर वे स्वर हैं जो दीर्घ स्वर हो गया संधि स्वर में, एक तो दीर्घ स्वर हो गया, एक होता है संयुक्त स्वर होता है, जैसे दीर्घ स्वर और ये इसमें रहा संयुक्त स्वर। दो प्रकार के बताए थे मैंने। संधि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। तो दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जो एक ही स्थान से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अब वो दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं, जैसे आप समझ जाएं कि छोटा आ और प्लस बड़ा आ बराबर कितना हुआ, बड़ा आ हो गया। जैसे आप समझ जाएं, और एक एग्जांपल ले लीजिएगा, अगर बड़ा आ और प्लस बड़ा आ कर दिया जाए तो भी बड़ा आ हो जाता है। छोटा आ प्लस बड़ा आ कर दिया जाए तो भी बड़ा आ हो जाता है। अगर जब छोटा छोटा हो जाएगा तो भी बड़ा आ हो जाता है। यही इसकी पहचान है, समझ जाएं। क्योंकि छोटे छोटे मिलेंगे तो भी बड़े, छोटे बड़े मिलेंगे तो भी बड़े, बड़े छोटे मिलेंगे तो भी बड़ा आ होना ही है। अब इसी तरीके से छोटी ई में है, क्या है, छोटी ई है। छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी, है ना। और इसी को हम छोटी ई प्लस बड़ी कर देंगे तो भी बड़ी ही हो जाएगा। तो यही इसकी पहचान है। दीर्घ स्वर वही स्वर होते हैं जैसे छोटा प्लस बड़ा बराबर बड़ा, छोटी ई प्लस बड़ी बराबर बड़ी। तो ये हमारे होते हैं कौन से, हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो दीर्घ स्वर कभी भी पूछ लिया जाए, दे दिया जाए दीर्घ स्वर कौन सा होता है, तो दीर्घ स्वर आपको पता हो गया, बड़ा बड़ी, ये क्या हमारे होते हैं, ये हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। जो स्वर वही होते हैं दीर्घ स्वर, जो स्वर जैसे छोटा बड़ा ये स्वर ही तो है दोनों, छोटी बड़ी ये क्या है, ये स्वर ही तो है। किसी इसमें अन्य ना तो कोई व्यंजन आएगा ना कोई अन्य स्वर आएगा, लेकिन जब एक जैसे मिल जाएंगे वही यहाँ पर मिलेंगे आपको, दीर्घ स्वर हो जाते हैं। जैसे आ है, ई है, बड़ी ई हो गई। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिएगा, यहाँ एक ही स्वर एक ही तरीके के दिखेंगे, दूसरे तरीके के नहीं दिखेंगे। और संयुक्त स्वर में क्या होता है, सेकंड में वे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं। क्या हुआ है, वे स्वर जो विभिन्न स्थानों से बोले जाने वाले स्वरों के संयोग से निर्मित हुए हैं, संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे क्या है, छोटा आ प्लस ई बराबर ए। अब संयुक्त स्वर में आप समझ जाएं, संयुक्त स्वर क्या होता है। संयुक्त मतलब हो गया, एक आ ले लिया, एक ई ले ली, ठीक है ना। आ और ई दोनों क्या हैं, ये आप समझ जाएं, आ है हो गया और एक जो ई हो गई। आ और ई दोनों अलग अलग हैं,
और जब ई दोनों हो जाती तो आप हो जाएगा दीर्घ स्वर। और जहाँ पर संयुक्त स्वर की बात हो जाए, अलग अलग दोनों स्वर मिलेंगे, अलग अलग जहाँ मिलेंगे तो वहाँ पर ए हो जाएगा। जैसे छोटा प्लस ई तो बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अलग अलग हैं दोनों, और जब बराबर मिल जाते हैं तो बड़ा हो जाता है। छोटे छोटे मिलके बड़े हो जाते हैं। जब दोनों असमान होते हैं, समान नहीं होते हैं, यहाँ पर असमान स्वर है, असमान स्वर आ जाते हैं तो संयुक्त स्वर हो जाते हैं। जब समान स्वर की बात आ जाती है तो दीर्घ स्वर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देख लीजिएगा, नेक्स्ट है इस वाले में कि छोटा आ प्लस ओ, तो छोटा आ है और ओ है ना, ये दोनों असमान है तो इसलिए क्या हो गया, औ हो गया। तो छोटा प्लस औ को दोनों को मिला के औ हो जाता है, और छोटा आ प्लस छोटी को मिला के ए हो जाता है। ये हमारे होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मैं अच्छे से इनको समझा रहे हैं, बार बार आप समझ लीजिएगा। जहाँ असमान स्वर होते हैं वे संयुक्त स्वर होते हैं, जहाँ समान स्वर होते हैं, एक जैसे होते हैं, तो वहाँ दीर्घ स्वर होते हैं। असमान संयुक्त वाला और समान दीर्घ स्वर होता है। तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड है कौन सा, विलुप्त स्वर। स्वर कितने प्रकार के बताए थे मैंने, 3 प्रकार के, 3 हो गए। अब थर्ड हमारा है विलुप्त स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जो दीर्घ स्वर है उससे भी अधिक समय जब लग जाता है, वो विलुप्त स्वर कहलाते हैं। और वो कैसे होते हैं, जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवाद में किसका प्रयोग करते हैं। जैसे आप समझ जाओ, जैसे ओम आपने बोला, ओम, है ना, मतलब बहुत देर तक बोल जाते हो, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, वही क्या होता है, विलुप्त स्वर होता है। और विलुप्त स्वर यही होता है, ये आप समझ जाएं, ये जो ऐसा निशान हो जाता है वो क्या होता है, ये विलुप्त स्वर की पहचान होती है। जहाँ इस तरीके का आपको मिल जाएगा वो विलुप्त स्वर होता है। और विलुप्त स्वर में दीर्घ स्वर से, मतलब ये समझ जाओ आप, अधिक समय लगता है। दीर्घ जो स्वर बोलेंगे, दीर्घ जो बड़ा होता है उससे भी अधिक समय जब लगता है तो वहाँ विलुप्त स्वर होता है। कभी भी क्वेश्चन में ऐसे भी दे लिया जाए, दीर्घ स्वर से अगर ज़्यादा समय लगता है वो कौन सा स्वर होता है, ऑप्शन में कई दे दिए जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दीर्घ स्वर से अगर ज़्यादा समय जहाँ लगता है तो वो हमारा कौन सा होता है, विलुप्त स्वर होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा कि विलुप्त स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है, और आपका दीर्घ स्वर क्या है। तीनों स्वरों की आपने बात कर ली, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये रहा स्वरों का उच्चारण। अब स्वरों का जो उच्चारण होता है वो हम किस प्रकार करेंगे, देखो। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों की 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो निम्न है। और एक बात और ध्यान रखेंगे आप, क्या रखेंगे कि टीचर का अनुभव बहुत ज़रूरी होता है। अगर अनुभवी टीचर आपको मिल गया तो आपको सफलता दिला देगा, ये आप समझ जाएं। 10 ईयर का एक्सपीरियंस है मुझे, तब आपको मैं ये चीज़ आपको बता रहे हैं, आप समझ जाओ। और ये आपके पेपर में आएगा, वो चैप्टर में ऐसे आपको सभी समझा देंगे, एक एक टॉपिक को, टॉपिक वाइज सारे आपको मिलेंगे। हर पार्ट को हम चैप्टर वाइज आपको सारे समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। सुपर टेट आप पहली बार में ही आप क्रॉस कर जाओगे, ये हम सफलता की गारंटी देते हैं। यहाँ पर उच्चारण स्थान की दृष्टि से स्वरों के 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो निम्न है। 1 क्या है, अग्रस्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा, मतलब जिह्वा क्या होती है, जीभ का अग्र भाग ऊपर उठता है। अगर हम जीभ को ऊपर को उठाएंगे तो अग्रस्वर कहलाते हैं। जैसे ई, आप ई बोलो, ई, तो ई में जीभ कैसे ऊपर को उठ गई, ऊपर का भाग जो उठता है जिह्वा का, तो उसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। तो बड़ी ई बोलो, ऊपर को उठा, ए है ना, ऊपर को भाग उठा है ना, ए, छोटी ए बड़ी ए है ना, बोलो दोनों आप, ए और ए दोनों बोलने में अंतर होता है ना, छोटा बड़े को बोलने में दोनों में अंतर होता है। तो ये आपके अग्रस्वर होते हैं। और दूसरी पहचान और आप समझ जाएं, क्या होता है, दूसरी पहचान ये होती है, दूसरी पहचान ये होती है, समझ जाएं कि अग्रस्वर, कभी भी पूछ लिया अग्रस्वर कौन सा होता है, तो छोटी या बड़ी या छोटे या बड़े दे दिया जाए तो वो कौन सा होता है, अग्रस्वर होता है। तो अग्रस्वर यही होते हैं, छोटी बड़ी और छोटे बड़े, ये कौन से होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। अग्रस्वर क्या, अग्र मतलब आगे को जीभ ऊपर जब उठ जाती है, अग्र मीन्स आगे होता है, ऊपर का भाग जब आगे वाला भाग जो ऊपर उठ जाता है
तो वही हमारा अग्रस्वर कहलाता है, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ए और बड़ा ए। ठीक है ना, यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, उम्मीद है मुझे। अब नेक्स्ट है मध्यस्वर। मध्यस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में समान अवस्था मध्य स्वर कहलाते हैं। समान अवस्था मध्य स्वर कहलाते, जैसे क्या होता है, जैसे आ, जैसे आ दिया गया, ये क्या है, आ। छोटा या क्या है, मध्य स्वर है ना। छोटा स्वर क्या है, मध्य स्वर है। जिहा को जैसे समान अवस्था में मध्य स्वर में जैसे समान आ, मतलब ज़्यादा ना तेज ना बिल्कुल धीमी आवाज़, बिल्कुल कर दे आ, तो ये आ हो गया शब्द। ये क्या है, ये जिहा समान का अवस्था का मध्य स्वर कहलाता है। कभी भी मध्य स्वर में आपको पूछ लिया जाए तो ये आप समझ जाएं कि छोटा आ ही होता है, कौन सा हमारा मध्य स्वर होता है। नेक्स्ट है क्या, पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिहा का पश्च भाग ऊपर उठता है, पश्च स्वर कहलाता है। कैसा उठता है, जिहा का कैसा भाग ऊपर उठता है, पश्च भाग। जैसे आ, मुंह खुल जाता, आ, ऊ, ओ, औ, है ना, तो ऊपर को उठता है पश्च स्वर। तो और मुंह की जो है ना वो आपका अलग तरीके से बन जाता, आ मुंह खुल गया, ऊ इकट्ठा हो गया, ओ, औ, है ना। इस तरीके से आप बोल के देखो कि पश्च स्वर कैसे होते हैं, जिनका भाग, जिहा का पश्च भाग ऊपर को उठ जाता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, जिसमें बड़ा आ जाता है, छोटा ऊ आ गया, ओ आ गया और औ आ गया। इस तरीके के ये आ जाएंगे तो आप समझ जाइएगा ये पश्च स्वर होते हैं। यहाँ तक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मुझे उम्मीद है। इसी तरीके से हर चीज़ को समझते जाइएगा और नोट भी कर लें। जितना कॉपी आप कलर करोगे उतना ही आपके दिमाग में हर चीज़ आ जाएगी। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पर, ये आप समझ जाओ। रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल समझने की ज़रूरत है। रटना तो बिल्कुल ही मना है, क्योंकि आपको मैं ऐसे ट्रिक के माध्यम से हर चीज़ बता रहे हैं। तो आप ये समझ लो कि आपको रटने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल समझने की ज़रूरत है। आप समझ लीजिएगा और अपने हिसाब से शॉर्ट में लिखते जाइएगा कि पश्च स्वर कौन से होते हैं, हमारे मध्य स्वर कौन से होते हैं, हमारे दीर्घ स्वर कौन से होते हैं, हमारे और हमारे संयुक्त स्वर कौन से होते हैं ना। तो ये सारे जो स्वर होते हैं उनको आप केवल नोट करते जाइएगा। तो आगे चल के जब एग्ज़ाम से पहले उनको आप देख लोगे ना, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, फटाक दी से आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट है व्यंजन। अब देखो यहाँ तक हमने क्या पढ़े थे, स्वर पढ़े थे। अब हमारा टॉपिक आ गया है व्यंजन पे। व्यंजन क्या होते हैं देखते हैं। वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे में बताया गया है क्या कि छोटा आ, ये आ गया, ओके। एक पहचान नंबर 1 समझ जाएं इस चीज़ को। कभी अगर आप नहीं जानते हो तो इस चीज़ को आप समझ जाएं कि व्यंजन जैसे आपका क हुआ है, जिसमें नीचे हलंत नहीं लगा है, ये लिखा है एजुकल टू मतलब बराबर क लिखा है। जैसे आप लोग क, ख, ग, घ पढ़ते हो, जैसे क हो गया तो इसमें आपका ए छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ, ए है। इस बगैर स्वर की सहायता से इसको कै को नहीं बोल सकते हैं। इसमें छोटा आ है कै में, तो इसीलिए जब हम इसको अलग करेंगे तो मुझे कै के नीचे हलंत लगा देना होगा। ये देखो हलंत लगा हुआ है, कै के नीचे हलंत, कै हलंत प्लस छोटा बराबर कै, है ना। जब कै क्या है हमारा, कै हम पूरा निकाल लेंगे तो कै के नीचे हमारा हलंत आ जाएगा और प्लस आ। इसीलिए कहा जाता है कि हम व्यंजन को स्वर के बिना नहीं बोल सकते हैं। व्यंजन एक ऐसा वर्ड है जो बगैर स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। ये आप समझ जाएं, कै हुआ या ख हुआ या ग हुआ, कोई भी अगर आपका व्यंजन वर्ड हुआ है वो बगैर स्वर की सहायता से नहीं बोला जा सकता है। तो जैसे कै हुआ है तो कै में क्या आ होता है, कै में हलंत लगा जाए तो कै अपना बिल्कुल एकदम फ्रीडम हो गया है ना, कै आ गया पूरा। और इसमें क्या मतलब कौन सा स्वर लगा हुआ, ए, तो कै प्लस ए तो बराबर क्या हो गया, कै। तो वही चीज़ हम आपको बता रहे हैं, तो वही तो व्यंजन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट है क्या,
वे ध्वनियाँ जो बिना स्वरों की सहायता के लिए उच्चारित नहीं हो सकती हैं, बिना स्वर की सहायता से सहायता तो लेनी ही पड़ेगी, है ना, नहीं हो सकती ऐसे, उच्चारित नहीं कर सकते हो कै को, व्यंजन कहलाती हैं। जैसे कै प्लस ए बराबर कै। और फर्स्ट है हमारा क्या, व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई ना कोई भाग मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करता है। जो मुख है, मुख का जो भाग है वो किसी ना किसी भाग को स्पर्श करता है, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श करेगा तो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। कै से माँ तक के 25 स्पर्श व्यंजन हैं, ये आप समझ जाएं। इसके हम आपको 2 पार्ट देंगे, ये आपका फर्स्ट पार्ट रहा है। सेकेंड पार्ट आपका मिलेगा कब, नेक्स्ट क्लास आपकी आएगी तो उसमें आपको इसी का सेकेंड पार्ट मिलेगा। उसमें आपके क्वेश्चन करवाएंगे हम, ऑब्जेक्टिव वाले आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ से, वो भी हम साथ साथ आपको करवाते चलेंगे। पहले हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद इन्हीं के क्वेश्चन को लेके चलेंगे, तभी आपको हर चीज़ इसमें समझ में आ जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मतलब क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो आपको सेकेंड पार्ट में, इसी का जो सेकेंड पार्ट होगा, है ना, वर्णमाला का, उसमें आपको ये चीज़ मिलेगी। तो स्पर्श व्यंजन हमारे कितने होते हैं, स्पर्श व्यंजन हमारे होते हैं 25। और 25 कहाँ से, का से माँ तक के। कै वर्ग हो गया है, कै वर्ग, चै वर्ग, पै वर्ग, तै वर्ग, है ना, ये वर्ग कितने होते हैं, 5 होते हैं। और 5 का, और एक लाइन में 5 वर्ड होते हैं, कै खे गै घे अड़े खाली, है ना, तो ये 5 हो गए। फिर ऐसे ही आप करते जाइए, और का से माँ तक के जो जितने होते हैं वो 25 व्यंजन कैसे होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो वही होते हैं स्पर्श व्यंजन, का से माँ तक के 25। कभी भी पूछ लिया जाए स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 25 होते हैं। और कहाँ तक के होते हैं, का से माँ तक के होते हैं। कभी बीच का कोई वर्ड ले लिया, ये कौन सा है, तो आप समझ जाएंगे स्पर्श व्यंजन है। तो इसमें भी कंठस्थ होता है, ताल होता है, मूर्धा होता है, वो चीज़ अब आपको नेक्स्ट पार्ट में आपको देंगे, इसकी पूरी डिटेल आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ तक आपको ये सारी चीज़ें, तो यहाँ तक तो आपको स्पर्श व्यंजन तक को आपको सारी चीज़ें पता हो गई थी, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अनुनासिक व्यंजन, जिन व्यंजनों के उच्चारण में नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं, है ना। कैसे समझ जाएं कि अनुनासिक व्यंजन ये हो गए हैं आपके, अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। किससे निकलती है आवाज़, नासिका मार्ग से निकलती है, नाक की स्वर से निकलती है ना, नाक की ध्वनि निकलती है, नाक से जो बोलते हैं, कुछ किसी का मतलब कंठ से बोलते हैं, अलग से आवाज़ निकलती है ना। जैसे बॉयज़ की आवाज़ अलग होती है और गर्ल की आवाज़ अलग होती है। वो क्यों होती है, ये एक ग्रंथि होती है, वो हम आपको पढ़ाएंगे, ओडिफस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ओडिफस जो ग्रंथि होती है वो होती है किसके लिए, लड़कों में होती, इसलिए उनकी आवाज़ मोटी होती है। और लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, सीडीपी में आपको हम बताएंगे। जो इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है वो हमारी लड़कियों में पाई जाती है, जिससे लड़कियों की आवाज़ पतली होती है, ये ग्रंथि के कारण होती है। तो यहाँ पर आपने समझ लिया होगा नासिका अनुनासिक व्यंजन वो होते कौन कौन से हैं। अनुनासिक व्यंजन समझ लें कि अनुनासिक व्यंजन ये होते हैं, कौन से होते हैं, ये रहे आपके अनुनासिक व्यंजन। लास्ट वाला वर्ग का, लास्ट वाला वर्ग हमने कितने बताए हैं, 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 25 होते हैं। अब एक लाइन में समझ लो, जैसे कै खे गै घे अड़े खाली तो आ गया, च छ जय झ ये खाली, तै थे दै धे अड़े खाली, है ना। तो इस तरीके से ये जो 5 हैं अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अड़े खाली, ए अड़े, न और मैं, ये क्या हो गए आपके अनुनासिक व्यंजन आपके हो चुके हैं। तो कभी भी इनमें से आपका एक उठा लिया जाएगा, जैसे न उठा लिया गया, न उठा लिया गया तो आप यहाँ से पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, अनुनासिक है ना, या अंतस्थ व्यंजन है, या ऊष्म व्यंजन है, उत्सिप्त व्यंजन है, तो आपको कैसे पता लगेगा अगर आपने इनको पढ़ा। अगर आप पढ़ के देखिएगा इसको, ये बगैर नाक की सहायता से नहीं, माँ ना ये नाक मतलब जो नासिका है इसकी सहायता से आप बोल सकते हो, बगैर इसकी मतलब नहीं बोल सकते इसकी सहायता से, इसी से ही इसकी धुन निकलती, तभी तो अनुनासिक है। अनुनासिक व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु नासिका मार्ग से निकलती है अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। ए रे न मैं, है ना, ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है
3 अंतःस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख बहुत संकुचित होती है फिर भी वायु स्वरों की भांति बीच से निकल जाती है, उस समय उत्पन्न होने वाली ध्वनि अंतस्थ व्यंजन कहलाती है। मैं इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं, आप समझ जाओ, एक एक चीज़ को आप समझते जाओ, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए कभी भी कि अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो आपको अंतःस्थ व्यंजन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि अंतःस्थ व्यंजन, जो अंतःस्थ जो व्यंजन हमारे होते हैं वो हमारे कौन से होते हैं। ये अंतःस्थ व्यंजन हो गए। ये अंतःस्थ व्यंजन होते कौन कौन से हैं, या र ल व, ये यहाँ तक के हो गए, या र ल व अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। कभी भी इसमें से एक दे दिया जाएगा, वह दे दिया गया तो आपसे पूछ लिया जाएगा ये कौन सा है, यह दे दिया गया तो आप बताएंगे ये अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। एक आप चार्ट बना लीजिएगा, अंतःस्थ व्यंजन अलग, अनुनासिक व्यंजन अलग, दीर्घ बेस्वर बे अलग, स्वरों वाला अलग, व्यंजन वाला अलग, इस तरीके का बना के चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। ये हम आपसे कह रहे हैं बार बार, समझ जाएँ इस चीज़ को कि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके हिंदी में, तो पूछे ही जाएंगे, ये आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट, ऊष्म व्यंजन। अब यहाँ पर क्या होता है, ऊष्म व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट या सुरसुराहट की प्रतीत होती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे स और है ऊष्म व्यंजन हैं। तो ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, तीनों तो स होता है और है ले लीजिएगा साथ में, स और है, ये हमारे क्या हो गए, हमारे ऊष्म व्यंजन हो गए हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन की। उत्क्षिप्त व्यंजन दिए गए हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा की उल्टी हुई नोक तालु को छूकर झटके से हट जाती है। तालु को छू लेती है नोक लेकिन झटके से हट जाती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। बोल के देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। ड और ढ, ड और ढ ये क्या होता है, उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन बहुत बार, ये आप समझ लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जाते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से होते हैं, बच्चों को नहीं पता होता है। यहाँ पर हम सारे व्यंजन आपको बता रहे हैं कि उत्क्षिप्त व्यंजन ड और ढ होते हैं, और जबकि ऊष्म व्यंजन तीनों श और है होता है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं, ये उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट, संयुक्त व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में, संयुक्त व्यंजन एक संयुक्त व्यंजन होते हैं जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है। इसमें संयुक्त व्यंजन में अन्य व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है, लेनी पड़ेगी क्योंकि संयुक्त है ना, लेनी पड़ेगी, सहायता लेनी पड़ती है, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, तो जो हमारे संयुक्त व्यंजन हैं ये आप समझ जाए, ये संयुक्त व्यंजन हो गए। जैसे कौन कौन से, जैसे क और से, इसको छ पढ़ेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है, छ, जैसे छ छतरी दे दिया गया। अब छ छतरी को आप संयुक्त व्यंजन को अलग अलग हम कैसे करेंगे, छ किस किस से बना है, क कैसा एकदम फ्रीडम है, अलग है, इसके नीचे हलंत लगा हुआ, इसमें कोई स्वर नहीं है, ध्यान देंगे तभी ये छ है। तो क के नीचे हलंत लगाएंगे, अगर आपने हलंत नहीं लगाया एग्जाम में, यही सबसे बड़ी मिस्टेक, इसमें बगैर हलंत वाला भी दिया गया होगा, जिसमें हलंत नहीं लगा होगा वो ही गलत हो जाएगा। जिसके नीचे क में हलंत लगा है और प्लस स लिखा है, प्लस षटकोण वाला स बना हुआ है, तो आप समझ जाएंगे ये छ छतरी वाला है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, आपके व्यंजन हो गए। बगैर संयुक्त व्यंजन बगैर व्यंजनों की सहायता से नहीं बोले जा सकते हैं, ये आप समझ जाएं। तो छ छतरी का ये हो गया। उच्चारण की दृष्टि क प्लस छ को छ बोलते, मतलब उच्चारण में तो क और छ को छ बोलते थे, लेकिन नहीं ऐसा होता, उच्चारण में बोल देते हैं लेकिन क और श होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्या है, तय प्लस और रे क्या हुआ, त्रय। त्रय में क्या होता है, एक चीज़ और ध्यान दें, इसमें ज़रा टाइपिंग में मिस्टेक है, ठीक है ना। तो क्या देखेंगे, ये तय के नीचे हलंत है, तय के नीचे मुझे हलंत लगाना होगा, जैसे क के नीचे हलंत लगाए तैसे ही तय के नीचे हलंत होगा, प्लस रे बराबर त्रय। तो तय
और नीचे हलंत होगा प्लस र होगा तो वही क्या होगा त्र हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे तो इसी प्रकार होता है क्या। आगे नेक्स्ट क्या होता है, जैसे गें दिया गया, नेक्स्ट में क्या दिया गया, गें दिया गया है। तो गें कैसा होता है, जैसे जय, जय क्या है, जय कैसा हलंत वाला है प्लस ये, तो क्या हो गया गें। उच्चारण की दृष्टि गे और ये को यज्ञ निकल जाता है ना, यज्ञ हो जाता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जब कभी भी पूछ दिया जाए तो जय हलंत वाला हो जाएगा प्लस ए हो जाएगा तो क्या हो जाएगा गें हो जाएगा। और श्रेय को क्या हो जाएगा, अलग अलग हम करेंगे श्रेय को। तो कैसे हो जाएगा, जैसे से सलजम वाला से बना लीजिए, हलंत लगा, हलंत जरूर सभी में लगाना होगा, ये आप ध्यान रखें। पहले वर्ड को आपको हलंत लगाना होगा, सेकंड वाले को नहीं लगाना होगा, प्लस के बाद वाले को नहीं लगाते हैं। तो से क्या हुआ, ये हलंत कर दिया इसके सलजम वाले नीचे से में, और प्लस रे हो गया तो क्या हो गया, ये श्रेय हो गया। तो ये हमारे 3 हो गए हैं संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन कभी भी पूछ दिया जाए तीनों कौन कौन से होते हैं, तो क्या होते हैं, छत्री वाला होता है, त्रय होता है और श्रेय होता है। ये हमारे 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक है हमारा सेशन, और नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा जल्दी में ही, आपकी नेक्स्ट क्लास आएगी, इसी का पार्ट मिलेगा वर्णमाला का। उसमें आपके क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन इस क्लास को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर पूरा वॉच करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे क्लास को, आपको कैसी लगी है ना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और क्लास को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, है ना। और ये आप समझ जाएं, नेक्स्ट पार्ट आपको ज़रूर देखना होगा इसका, तभी आपको इसमें पता लग जाएगा कि क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ये चीज़ आपको जाननी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप ये नहीं पता लगा, आपने पढ़ तो ली डिटेल वाली चीज़ें, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। तो वो भी आपको देखना, सेकंड पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखेंगे। और हमारा देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल है, और इस तरीके का लोगो बना होगा, इस तरीके का लोगो बना होगा DV देव, वही हमारा देव एग्ज़ाम स्टडी चैनल होगा, है ना। और इस तरीके क्या होगा, ये देखो, इसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी इसको प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारी क्लासें, नेक्स्ट क्लास जो हमारी आएगी ना, वो आपको मिलती रहेगी, ठीक है ना। और क्लास ज़रूर, जो हमारी पिछली वीडियो जितनी हो चुकी हैं, क्लास जितनी हो चुकी हैं, इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखना। और ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट लिखिएगा मेरे लिए। थैंक यू, वॉच वीडियो। मैं आपके साथ इंदिरा मैडम।